नमस्कार। टॉपिक है हमारा 1857 का रिवोल्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। विद्रोह जो प्रारंभ हुआ था वो सैनिक असंतोष के रूप में इसका प्रारंभ हुआ था। ज़्यादातर जो एंग्लो इंडियन इतिहासकार है उन्होंने सैनिक असंतोष और चर्बी लगे कारतूस जो हैं उनको ही 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण कारण के तौर पे माना है। और भी बहुत सारे कारण हैं। ज़्यादातर जो भारतीय आधुनिक इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि जब से कंपनी का शासन शुरू हुआ अर्थात प्लासी के युद्ध से 1757 से लेकर 1857 तक, जब मंगल पांडे के द्वारा अपने अंग्रेज एजुटेंट की हत्या की गई, तब तक का जो प्रशासन है 100 वर्ष का, उसके संपूर्ण इतिहास में इस क्रांति के कारण निहित है। हाँ, इस विद्रोह का प्रारंभ सैनिक विद्रोह के रूप में हुआ था, जिसे हम कह सकते हैं कि विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए चिनगारी का काम उसने किया था। लेकिन विद्रोह के जो कारण है वो उस 100 वर्षों के शासनकाल में जो तमाम राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ, जो सामाजिक कारण उत्पन्न हुए, जो आर्थिक विचार अंग्रेजों ने भारतीयों पर आरोपित किए जिनकी वजह से आर्थिक असंतोष था, और बहुत सारे धार्मिक कारण भी हैं। तो इन तमाम कारणों के सम्मिलित होने से इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ। अब हम बात करते हैं विद्रोह का स्वरूप और चरित्र। 1857 के विद्रोह का स्वरूप किस तरह का था? ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब भारत में अपने साम्राज्य की स्थापना की थी तो उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और साथ ही साथ उनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वो था भारत का व्यापारिक शोषण करना। अंग्रेजों ने इस तरह से जो शोषण किया था उसकी कोई सीमा नहीं थी, और इस शोषण नीति से का प्रभाव ये हुआ कि भारत के लगभग सभी वर्ग, जिनमें रियासत के राजा भी शामिल थे, सैनिक हो या जमींदार, कृषक, व्यापारी, ब्राह्मण, मौलवी, ये तमाम लोग जो हैं वो अंग्रेजी शासन से, अंग्रेजी प्रशासन से किसी न किसी तरह से नाराज हो गए थे। तो इन तमाम कारणों ने एक तरह से 1857 के रिवोल्ट को जन्म दिया था। ऐसा नहीं कि पहली बार 1857 में ही भारतीयों ने विद्रोह किया था, इसके पूर्व भी बहुत सारे विद्रोह प्रकट होते रहे। सैनिक विद्रोह की बात करें तो वेल्लोर में 1806 में हुआ, फिर बैरकपुर की छावनी में 1824 में हुआ, और इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हैं। फिरोजपुर का विद्रोह है, बंगाल कैवलरी का विद्रोह है। इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हुए जो सैनिक विद्रोह के तौर पे हम जिनको देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे विद्रोह हुए, जैसे बरेली में कोल विद्रोह हुआ, संथालों का बहुत बड़ा विद्रोह हुआ 1855, 1856 में। इस तरह के बहुत सारे असंतोष जो थे वो भारतीय जनता में व्याप्त हुए, जिन्होंने अंततः 1857 में एक बड़े विद्रोह का दावानल का रूप ले लिया। अब हम बात करते हैं विद्रोह का स्वरूप किस तरह से था, नेचर एंड कैरेक्टर ऑफ द रिवोल्ट। बहुत सारे जो इतिहासकार हैं उन्होंने 1857 के विद्रोह के स्वरूप के विषय में बहुत ही अलग अलग किस्म के विचार व्यक्त किए हैं। कुछ प्रमुख विचारों को अगर हम लें, सबसे पहले हम बात करते हैं सैनिक विद्रोह। तो एक इतिहासकारों का एक वर्ग है जो इस विद्रोह को मात्र सैनिक विद्रोह के तौर पर देखता है। इनमें से ज्यादातर जो इतिहासकार हैं वो अंग्रेजी इतिहासकार हैं, जैसे कि के मालिसन, ट्रेवेलियन, लॉरेंस और होम्स। ये सब मानते बेसिकली ये साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के लोग हैं जो इसे केवल सैनिकों के विद्रोह के तौर पर देखते हैं, जो मानते हैं कि ये सिर्फ सेना तक सीमित था और इसे जन साधारण का समर्थन प्राप्त नहीं था। बहुत सारे भारतीय भी हैं जो इसी विचार को समर्थन प्रदान करते कि यह एक सैनिक विद्रोह था, जिनमें मुंशी जीवनलाल हैं, मोइनुद्दीन हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय हैं और सर सैयद अहमद खान हैं। उन्होंने भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किए हैं। और भी बहुत सारे विचार हैं इस विद्रोह के संदर्भ में, जैसे बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि ये ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध था, तो धार्मिक दृष्टिकोण दिया इसे। कुछ लोग इसे श्वेत और काले लोगों के बीच सर्वश्रेष्ठता के लिए संघर्ष के तौर पे देखते हैं, जैसे कि अंग्रेज श्वेत जाति है और काले यानी कि भारतीयों के बीच में ये सर्वश्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए संघर्ष था। और कुछ अन्य लोग इसे पाश्चात्य और पूर्वी सभ्यता और संस्कृति के बीच संघर्ष के तौर पे भी देखते हैं। कुछ इसे हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का नाम देते हैं, और कुछ भारतीय राष्ट्रवादी हैं जो इसे सुनियोजित
राष्ट्रवादी आंदोलन कहते हैं, भारतीयों का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहते हैं। एक व्याख्या ये भी है कि एक सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में इस विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। तो इस तरह की तमाम धारणाएं हैं जिनके विषय में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये तमाम स्वरूप है जिन स्वरूप को लेकर 1857 के विद्रोह की व्याख्या की गई थी, यानी किस तरह से ये प्रारंभ हुआ था और कौन सा वर्ग है जिसने इस विद्रोह को नेतृत्व प्रदान किया था। सर्वप्रथम हम बात करते हैं इस विद्रोह के स्वरूप यानी कि सैनिक विद्रोह के तौर पर। ज्यादातर जो अंग्रेज इतिहासकार हैं वो इसे सैनिक विद्रोह के तौर पर देखते हैं जिसे आम जनता का कोई सहयोग प्राप्त नहीं था। सर जॉन लॉरेंस और सिले कहते हैं कि यह विद्रोह पूर्णतः सैनिक विद्रोह था जिसमें भारतीय सेना ने अंग्रेजी शासन को भारत से समाप्त करने का प्रयत्न किया था। तो लॉरेंस एंड सिले का ये मानना है। हालांकि इस विद्रोह का आरंभ सैनिकों ने किया था, लेकिन ऐसा नहीं था कि इसमें सारे भारतीय सैनिक सम्मिलित थे, बल्कि बहुत सारे जो सैनिक थे वो तो अंग्रेजों की तरफ से लड़े थे। हम कह सकते हैं कि जो विद्रोही थे वो जनता के प्रत्येक वर्ग से आए थे। बहुत सारे भारतीय नागरिक भी, यानी सैनिक के अलावा जो आम लोग थे, बहुत सारे आम लोगों ने भी, भारतीय नागरिकों ने भी इस विद्रोह में बड़ी संख्या में अपनी भागीदारी दी थी। अवध और बिहार के कुछ जिलों की अगर हम बात करें तो ये एक महत्वपूर्ण व्याख्या है जिसे हम सैनिक विद्रोह के तौर पर देखते हैं, जिसमें ज्यादातर जो व्याख्या की गई उसमें ये कहा गया कि सैनिकों ने इस विद्रोह का प्रारंभ किया था। दूसरा अगर हम कथन देखें तो वो एक महत्वपूर्ण कथन है, ईसाई धर्म के विरुद्ध धर्म युद्ध। LER रीस का ये मानना है कि यह धर्मांधों का ईसाई धर्म के विरुद्ध एक धर्म युद्ध था। तो वो इसे एक धार्मिक व्याख्या प्रदान करते हैं कि ईसाई धर्म के विरुद्ध भारतीयों ने इकट्ठे होकर एक धर्म युद्ध किया था। लेकिन अंग्रेजी सेना के साथ बहुत सारे हिंदू और मुसलमान दोनों ही धर्मों को मानने वाले लोग थे। तो इस तरह की व्याख्या भी पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। ये पूरी तरह से सही है कि भारत के जो सफेद लोग थे, श्वेत लोग थे, वो एक तरफ थे, लेकिन सारे काले लोग एक तरफ नहीं थे। अगर हम बात करें कैप्टन J.G. मेडले जो है वो ये कहते हैं कि अंग्रेजी जो कैंप थे उनमें एक श्वेत व्यक्ति था तो उसके अनुपात में 20 काले व्यक्ति थे। तो बिना काले व्यक्तियों के सपोर्ट के ये युद्ध किसी भी तरह से संभव नहीं था और भारतीयों ने इन गोरे सैनिकों की हर प्रकार से सहायता प्रदान की थी। तो तीसरी व्याख्या जो विद्वान है T.R. होम्स, वो एक तरह से कहते हैं कि काली और गोरी जाति का संघर्ष, बहुत सारे विद्वान इसको जातियों के संघर्ष के तौर पे देखते हैं। तो एक आंशिक रूप से सत्य है, हालांकि श्वेत जाति एक तरफ थी, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है कि सारे काले लोग एक तरफ नहीं थे। अंग्रेजी सेना के साथ बहुत से भारतीय लोग शामिल थे, भारतीय सैनिक शामिल थे। इसी तरह से T.R. होम्स जो हैं अंग्रेजी इतिहासकार हैं, वो कहते हैं कि ये बर्बरता और सभ्यता के बीच का एक युद्ध था। सभ्यता अर्थात की अंग्रेजी प्रशासन, अंग्रेजी लोग, और बर्बरता अर्थात की भारतीय लोग। तो वो इस तरह की नस्लवादी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बार्बरिज्म, लेकिन ये बहुत ही संकीर्ण जाति भेद पर आधारित उनका एक मंतव्य है, क्योंकि इस युद्ध के दौरान, तो जहां तक बर्बरता की बात है, तो इस विद्रोह में दोनों ही पक्षों की तरफ से बहुत ज्यादा ज्यादतियां की गई थी। बहुत सारे अंग्रेज सेनापतियों का इस तरह का रिकॉर्ड मिलता है कि उन्होंने बिना मुकदमों की फांसी दी थी, जिनमें नील, हडसन, हैवलॉक, हडसन ने दिल्ली में गोली चला दी थी बिना चेतावनी के, और इस तरह की तमाम ज्यादतियां जो हैं वो अंग्रेजी पक्ष के द्वारा भी की गई थी। तो इसे किसी भी तरह से सभ्यता और बर्बरता के बीच में संघर्ष के तौर पर हम नहीं देख सकते। एक और जो मत आता है वो आता है हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र। सर जेम्स आउट्रम और W. टेलर ने इस विद्रोह को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम बताया। वो ये कहते हैं कि ये मुस्लिम षड्यंत्र था जिसमें हिंदू शिकायतों का लाभ उठाया गया था। तो ये भी व्याख्या पूरी तरह से उचित नहीं मानी जा सकती। किसी भी तरह के इस तरह के षड्यंत्र के बारे में कोई भी जानकारी जो है वो प्राप्त नहीं होती है। तो ये कुछ प्रमुख मत हैं जो पूरी तरह से एक पक्षीय मत के बारे में बात करते हैं, जो बहुत सारी व्याख्याएं हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट व्याख्या है सामंतवादी प्रतिक्रिया के रूप में।
इतिहासकार मेलिसन ने इस 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध सामंती प्रतिक्रिया के तौर पर देखा है। अंग्रेजों ने जो साम्राज्य विस्तार किया और देशी रियासतों के साथ जो व्यवहार किया, उसके कारण बहुत से सामंत जो थे वो अपनी जागीरों से अलग हो रहे थे। इसलिए बहुत सारे सामंतों ने इस विद्रोह में भाग तो लिया था, लेकिन ये विचार पूरी तरह से सत्य नहीं माना जा सकता, क्योंकि देश के बहुत ही कम सामंतों ने इस युद्ध में भाग लिया था। इसलिए हम इसे सामंतवादी प्रतिक्रिया के स्वरूप के तौर पर नहीं देख सकते। तो ये पूरी तरह से जो तमाम प्रारंभिक विचारधाराएं हैं, ये एक पक्षीय विचारधाराएं हैं, चाहे वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र की बात करती हूँ या धर्म युद्ध के विषय में बात करती हूँ या फिर सैनिक विद्रोह की क्यों ना बात हो। इस तरह की तमाम जो विचारधाराएं वो पूरी तरह से एकाकी विचारधाराएं हैं जो पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं कही जा सकती। इसके बाद वाली क्लास में हम बात करेंगे इसके राष्ट्रीय स्वरूप के विषय में। बहुत सारे इतिहासकार बात करते हैं कि 1857 का जो रिवोल्ट था उसका चरित्र किस हद तक राष्ट्रीयता को लिए हुए था, राष्ट्रीय विद्रोह था, या बहुत से विद्वान मानते हैं कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे देखते हैं, इसे सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे भारतीय इतिहासकार हैं, RC मजूमदार हैं, डॉक्टर SN सेन है, इस तरह के सावरकर हैं, अशोक मेहता है, इस तरह के बहुत सारे विद्वान हैं जो राष्ट्रवादी स्वरूप के विषय में बात करते हैं, जो संभवतः उत्तरकालीन था, लेकिन फिर भी किस तरह से इस विद्रोह का स्वरूप जो था राष्ट्रीय स्वरूप था, उसके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।